Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं। वो है कि एक अच्छी नैदानिक अनुसंधान समस्या, मतलब एक क्लिनिकल रिसर्च प्रॉब्लम, उसकी पहचान कैसे करें। किसी भी सफल मेडिकल या स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए ये आप कह सकते हैं बिल्कुल शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये नींव है। हाँ, और हमारे पास इस विषय पर कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। जैसे कि शोध पद्धति पर दिशा निर्देश हैं, कुछ प्रस्तुतियां, पाठ्यपुस्तकें और पारंपरिक चिकित्सा पर भी कुछ समीक्षाएं हैं। हाँ, काफी अच्छा मटेरियल है हमारे पास। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसा शोध प्रश्न कैसे बनाएं जो बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसका जवाब खोजा जा सके, जो व्यवहारिक हो और नैतिक भी। हाँ, ये सारे पहलू जरूरी हैं। और साथ ही हम इस पर भी गौर करेंगे कि आयुर्वेद जैसी जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां हैं, उनको शोध में शामिल करते समय क्या खास ध्यान रखना होता है। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। तो चलिए इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। किसी भी शोध की शुरुआत तो सवाल से ही होती है ना? हाँ, वहीं से। लेकिन एक अच्छा सवाल बनाना क्यों इतना अहम है और असल में ये होता कैसे है, ये समझना है। बिल्कुल। तो पहला कदम तो यही है, समस्या या गैप को पहचानना। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत अक्सर या तो किसी नैदानिक अवलोकन से होती है। हाँ, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से। मतलब डॉक्टर मरीजों की देखभाल करते हुए क्या देखते हैं, या फिर मौजूदा साहित्य, लिटरेचर रिव्यू, उसको खंगालने से होती है। बिल्कुल सही। यहाँ मकसद ज्ञान में उन खाली जगहों या गैप्स को ढूंढना है जहाँ जवाब साफ नहीं है। मान लीजिए, मौजूदा शोध पत्रों को अच्छी तरह पढ़ने के बाद पता चलता है कि किसी खास दवा का असर किसी विशेष समूह पर, जैसे बुजुर्गों पर या शायद बच्चों पर, ठीक से समझा नहीं गया है। तो ये एक ज्ञान का गैप हुआ। और ये सिर्फ गैप ढूंढना ही नहीं है ना, बल्कि ये पक्का करना भी जरूरी है कि सवाल नया हो, मतलब नॉवेल हो। हाँ, नयापन जरूरी है। यानी इसका जवाब पहले से मौजूद ना हो और साथ ही प्रासंगिक भी हो, रेलेवेंट। बिल्कुल। प्रासंगिकता का मतलब शायद यही है कि क्या ये वाकई किसी ऐसी कमी को पूरा करेगा जिससे इलाज के तरीकों, यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई बदलाव आ सकता है। हाँ, बिल्कुल। प्रासंगिकता यही देखती है कि क्या इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य देखभाल या हमारी वैज्ञानिक समझ के लिए मायने रखता है। अगर मौजूदा साहित्य की, यानी लिटरेचर की गहरी समीक्षा के बाद भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते, तो संभावना है कि सवाल नया और प्रासंगिक दोनों है। ये पुष्टि करना महत्वपूर्ण है कि आप पहिए को फिर से इजाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहिया दोबारा नहीं बनाना है। अच्छा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमें एक नया और प्रासंगिक गैप मिल गया। अब इसे एक ठोस, काम करने लायक सवाल में कैसे बदला जाए। स्रोत पाइको या पिको ढांचे का जिक्र करते हैं। ये PICOT, ये क्या चीज है? हाँ, पाइको ये सवाल को एक ढांचा देने का तरीका है ताकि वो एकदम केंद्रित, फोकस्ड और खोजने लायक, सर्चेबल बन जाए। पाइको के हर अक्षर का एक मतलब है। P मतलब रोगी या समस्या या जनसंख्या। हम किन लोगों या किस प्रॉब्लम का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, P मतलब पेशेंट या पॉपुलेशन। हाँ, फिर I मतलब हस्तक्षेप, इंटरवेंशन। हम क्या नया इलाज या टेस्ट या तरीका आजमा रहे हैं। I इंटरवेंशन। C मतलब तुलनित्र, कंपैरेटर। हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं। कोई मौजूदा इलाज है या प्लेसबो है। प्लेसबो मतलब वो निष्क्रिय चीज जो दवा जैसी दिखती है। अच्छा, C कंपैरेटर, ओके। O मतलब परिणाम, आउटकम। हम क्या नतीजा मापना चाहते हैं। लक्षण कम हुए, जीवन की गुणवत्ता बेहतर हुई, क्या देखना है हमें। O आउटकम, परिणाम। और कभी-कभी इसमें T भी जुड़ता है, यानी समय, टाइम। हम ये नतीजा कितने समय में देखना चाहते हैं। 6 महीने में, साल भर में। पाइको या पिको,
अच्छा, तो ये एक तरह का चेकलिस्ट है सवाल को कसौटी पर कसने के लिए। हाँ, कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क है। और स्रोत में एक उदाहरण भी दिया गया है जो इसे काफी स्पष्ट करता है। जैसे टाइप 2 मधुमेह के रोगियों पी में क्या 6 महीने में ग्लाइसेमिक नियंत्रण ओ में सुधार के लिए एक मानकीकृत जड़ी बूटी आई बनाम प्लेसेबो सी जोड़ना प्रभावी है? ये तो वाकई बहुत सटीक सवाल बन गया। हाँ, और यही सटीकता इसकी ताकत है। साक्ष्य आधारित अभ्यास, जिसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या EBP कहते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया इसी पहले कदम से शुरू होती है। अच्छा। एक स्पष्ट नैदानिक प्रश्न बनाना। बाद के सारे चरण, जैसे कि सही शोध खोजना, उसकी गुणवत्ता परखना और फिर उसे अमल में लाना, वो सब इसी शुरुआती सवाल पर टिके होते हैं। और एक संरचित प्रश्न होने से ना, डेटाबेस में जानकारी खोजना भी बहुत आसान और कुशल हो जाता है, वरना आप जानकारी के समंदर में खो सकते हैं। सही बात है, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो पीको सवाल को संरचना देता है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? स्रोत फाइनर मानदंड के बारे में भी बताते हैं। FINER। हाँ, फाइनर। इसका क्या मतलब है? ये पीको से कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पीको सवाल को क्या पूछना है ये बताता है, जबकि फाइनर ये परखता है कि क्या उस सवाल का जवाब देना संभव और उचित है। अच्छा, संभव और उचित। हाँ, एक बार सवाल का ढांचा यानी पीको बन जाए तो फाइनर मानदंड से उसकी व्यावहारिकता और महत्व को जांचना जरूरी है। फाइनर एक उपयोगी संक्षिप्त रूप है, एक एक्रोनिम है। F मतलब व्यवहार्य, फीजिबल। क्या ये अध्ययन असल में किया जा सकता है? क्या हमारे पास पर्याप्त मरीज होंगे जो अध्ययन में हिस्सा लेने को तैयार हों? ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, क्या जरूरी पैसा, फंडिंग, समय, उपकरण और विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज उपलब्ध है? कई बार विचार बहुत अच्छा होता है लेकिन उसे जमीन पर उतारना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। फिर I मतलब दिलचस्प, इंटरेस्टिंग। क्या ये सवाल शोधकर्ता के लिए और उस क्षेत्र के दूसरे विशेषज्ञों के लिए वाकई दिलचस्प है? रुचि भी होनी चाहिए। हाँ, अगर रुचि नहीं होगी तो शायद काम उतने लगन से न हो पाए। इन मतलब नया, नॉवल। क्या ये वाकई ज्ञान में कोई नई बात जोड़ रहा है या सिर्फ पुरानी बातों को दोहरा रहा है? ये पीको के नॉवेल्टी से जुड़ा है, पर यहाँ थोड़ी ज्यादा गहराई से जांचा जाता है। ठीक। ई मतलब नैतिक, एथिकल। क्या ये अध्ययन नैतिक उसूलों के मुताबिक है? क्या मरीजों की सुरक्षा और अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया है? इस पर हम और बात करेंगे अभी। और आर मतलब प्रासंगिक, रेलेवेंट। क्या ये वाकई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या या ज्ञान की कमी को दूर कर रहा है? क्या इसके नतीजों से इलाज के तरीकों में सुधार हो सकता है या स्वास्थ्य नीति पर असर पड़ सकता है? फाइनर, फीजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवल, एथिकल, रेलेवेंट। बिल्कुल। मुझे लगता है F यानी व्यवहार्यता, फीजिबिलिटी पर कई अच्छे विचार अटक जाते होंगे। हाँ, ये सच है। स्रोत भी शायद इस बात पर जोर देते हैं कि मरीजों को भर्ती करने में लगने वाले समय या संसाधनों का सही अनुमान ना लगा पाना एक आम समस्या है। बिल्कुल। जिससे दिलचस्प सवाल भी अधूरे रह जाते हैं। आपने सही पकड़ा। व्यवहारिता का आकलन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह भी सोचना पड़ता है कि अध्ययन कितना जटिल है, मरीजों को कैसे भर्ती किया जाएगा, उन पर नजर कैसे रखी जाएगी, फॉलोअप कैसे होगा, और क्या आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञ स्टैटिस्टिशियन मौजूद हैं। ये सब सोचना पड़ता है। फाइनर हमें इन सभी पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है। और जाहिर है ये सारा काम अकेले बैठकर नहीं किया जा सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि सवाल को अंतिम रूप देने से पहले दूसरे हितधारकों, स्टेक होल्डर्स से बात करना जरूरी है। हाँ। जैसे कि उस विषय के डॉक्टर, क्लिनिशियन, मरीज खुद, पेशेंट्स या स्वास्थ्य नीतियां बनाने वाले विशेषज्ञ, पॉलिसी एक्सपर्ट्स। हाँ, ये बेहद जरूरी कदम है। हितधारकों को शामिल करने से कई फायदे होते हैं। एक तो ये पक्का होता है कि सवाल जमीनी हकीकत मतलब रियल वर्ल्ड नीड्स से जुड़ा है, न कि सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा। दूसरा, उनके अनुभव से पता चल सकता है कि अध्ययन को व्यवहारिक और नैतिक रूप से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मरीजों की सुरक्षा, पेशेंट सेफ्टी तो सबसे ऊपर है। हाँ, वो तो सर्वोपरि है। जैसा कि अच्छे नैदानिक अभ्यास, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस या GCP के दिशा निर्देशों में बताया गया है। साथ ही नैतिक मानक जैसे कि मरीजों से पूरी जानकारी देकर सहमति लेना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हाँ, सूचित सहमति।
और ये सुनिश्चित करना कि अध्ययन का संभावित लाभ जोखिम से कहीं ज्यादा है, एक फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो है, इनका पालन करना अनिवार्य है। हितधारक इसमें मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत एक अच्छे और एक कमजोर शोध प्रश्न के बीच का अंतर समझाने के लिए कुछ उदाहरण भी देते हैं। एक कमजोर प्रश्न का उदाहरण है, क्या वैकल्पिक चिकित्सा उच्च रक्तचाप में मदद करती है? इसे कमजोर क्यों माना गया है? क्या कमी है इसमें? ये सवाल सुनने में सीधा लगता है, पर असल में बहुत धुंधला है, वेग है। धुंधला कैसे? देखिए, किन मरीजों की बात हो रही है? युवा, बुजुर्ग, हल्के या गंभीर उच्च रक्तचाप वाले। कौन सी वैकल्पिक चिकित्सा? योग है, कोई खास जड़ी बूटी है, एक्यूपंक्चर है या कुछ और? हाँ, वैकल्पिक चिकित्सा तो बहुत व्यापक शब्द है। बिल्कुल। और नतीजा क्या मापा जाएगा? सिर्फ ब्लड प्रेशर कम होना या जीवन की गुणवत्ता में सुधार या कुछ और तुलना किससे की जा रही है? कोई इलाज नहीं या मानक दवा? बात समझ आई। इतने सारे जरूरी पहलू गायब हैं कि इस सवाल के आधार पर न तो कोई ढंग का अध्ययन डिजाइन किया जा सकता है, नहीं आप सही तरीके से लिटरेचर खोज सकते हैं। ये एक दिशाहीन तीर की तरह है। हाँ, बिल्कुल सही। इसके विपरीत एक मजबूत प्रश्न का उदाहरण दिया गया है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के अनियंत्रित उच्च रक्तचाप वाले बुजुर्ग रोगियों पी में क्या 12 सप्ताह का योग आधारित जीवन शैली हस्तक्षेप आई सामान्य देखभाल सी की तुलना में 12 सप्ताह में सिस्टोलिक रक्तचाप को काफी कम करता है? हाँ, आप देखिए, ये काफी स्पष्ट है। हाँ, ये मजबूत है क्योंकि ये पीको प्रारूप का इस्तेमाल करके हर चीज को साफ तौर पर बताता है। जनसंख्या 65 प्लस, बुजुर्ग जिनका बीपी कंट्रोल में नहीं है, हस्तक्षेप 12 हफ्ते का योग कार्यक्रम, तुलनित्र सामान्य देखभाल, परिणाम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और समय सीमा भी है 12 हफ्ते। सब कुछ तय है। हाँ, ये परीक्षण योग्य है, टेस्टेबल है और एक गंभीर नैदानिक चिंता यानी बुजुर्गों में बीपी कंट्रोल पर केंद्रित है। मजबूत प्रश्न स्पष्ट सीमाएं तय करते हैं, जिससे अध्ययन केंद्रित रहता है और उसका जवाब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कमजोर प्रश्न फैले हुए होते हैं? हाँ, अक्सर या तो बहुत फैले हुए होते हैं या उनमें तुलना का आधार नहीं होता या वो एक साथ कई सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, स्पष्टता नहीं होती। ठीक है, तो हमने देखा कि एक अच्छा केंद्रित सवाल बनाने के लिए पीको और फाइनर जैसे ढांचे जरूरी हैं और हितधारकों से सलाह लेना भी। इसके अलावा क्या और भी कुछ आवश्यकताएं हैं जिनका ध्यान रखना होता है? हाँ, बिल्कुल। सवाल और उस पर आधारित अध्ययन का डिजाइन दोनों को लागू नियामक आवश्यकताओं यानी एप्लीकेबल रेगुलेशंस के अनुरूप होना चाहिए। रेगुलेशंस जैसे अमेरिका में FDA के नियम हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICH GCP दिशा निर्देश हैं। ये नैतिक और वैज्ञानिक गुणवत्ता के मानक तय करते हैं ताकि शोध भरोसेमंद हो। अच्छा। और भारत जैसे देशों में जहां पारंपरिक दवाओं पर शोध होता है, वहां आयुष मंत्रालय के अपने अच्छे नैदानिक अभ्यास यानी AUS GCP दिशा निर्देश है। आयुष GCP। हाँ, ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा का शोध भी सुरक्षा और वैज्ञानिक कठोरता के साथ किया जाए। और अध्ययन के प्रोटोकॉल में इन चीजों का स्पष्ट उल्लेख जरूरी है। निश्चित रूप से अध्ययन के प्रोटोकॉल में उद्देश्य और परिकल्पना हाइपोथेसिस बिल्कुल साफ साफ लिखे होने चाहिए। इससे नियामक संस्थाएं और नैतिक समितियां IRBs वगैरह, हाँ, जैसे इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स या IRBs जो अध्ययन के नैतिक पहलुओं की समीक्षा करती हैं, वो ये देख सकें कि एक वैध वैज्ञानिक प्रश्न पूछा जा रहा है और अध्ययन नैतिक रूप से सही है। नैतिकता की बात आपने की, फाइनर में E भी है। इस पर थोड़ा और विस्तार से बताएं, नैतिकता क्यों इतनी महत्वपूर्ण है यहाँ? नैतिक दृष्टिकोण से सबसे पहले तो सवाल का जोखिम लाभ अनुपात रिस्क बेनिफिट प्रोफाइल अनुकूल होना चाहिए। मतलब अध्ययन में भाग लेने वालों के लिए संभावित जोखिम कम से कम हो और संभावित लाभ, चाहे वो व्यक्तिगत हो या समाज के लिए, उन जोखिमों से ज्यादा हो। ठीक है, जोखिम कम लाभ ज्यादा। हाँ, और अध्ययन को मरीजों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, जैसे उनकी स्वायत्ता ऑटोनॉमी यानी मर्जी से शामिल होने या ना होने का अधिकार, उपकार बेनिफिशेंस यानी भलाई करने का इरादा, गैर हानि नॉन मैलिफिसेंस यानी नुकसान न पहुंचाना, और न्याय जस्टिस यानी लाभ और जोखिम का उचित बंटवारा। ये सब सिद्धांत हैं। हाँ, ये नैतिक सिद्धांत हैं। नैतिकता समिति IRB यही जांचती है कि क्या आपका सवाल
ऐसा ज्ञान पाने की कोशिश कर रहा है जिससे प्रतिभागियों या समाज को फायदा हो सकता है, और क्या जोखिम न्यूनतम और उचित है। सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा शांत करने के लिए मरीजों को अनावश्यक जोखिम नहीं डाला जा सकता। सही बात है। और साक्ष्य आधारित पहलू मतलब एविडेंस बेस्ड एस्पेक्ट, सवाल को मौजूदा सबूतों से कैसे जोड़ा जाना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल हवा में से नहीं आना चाहिए, बल्कि मौजूदा ज्ञान और सबूतों एग्जिस्टिंग एविडेंस से स्वाभाविक रूप से निकलना चाहिए। अच्छा। जैसा हमने पहले ईबीपी चक्र में देखा था, सही सवाल पूछना पहला कदम है। इसके लिए मौजूदा व्यवस्थित समीक्षाओं, सिस्टमैटिक रिव्यूज या नैदानिक दिशा निर्देशों, क्लिनिकल गाइडलाइंस को देखना जरूरी है। उनसे क्या पता चलता है? उनसे पता चलता है कि इस विषय पर पहले से क्या ज्ञात है, कहाँ ज्ञान में कमी है और किन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। ये अनुसंधान बर्बादी, रिसर्च वेस्ट से बचने में मदद करता है। रिसर्च वेस्ट? हाँ, यानी ऐसे अध्ययन करने से बचना जिनका जवाब पहले से पता है या जो ठीक से डिजाइन नहीं किए गए हैं। इससे संसाधन बचते हैं। कुछ रिपोर्टिंग मानक भी हैं, जैसे परीक्षणों के लिए कंसॉर्ट या प्रोटोकॉल के लिए स्पिरिट। ये चेकलिस्ट की तरह होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अध्ययन का डिजाइन और रिपोर्टिंग पारदर्शी और पूर्ण है। इससे सवाल की प्रासंगिकता और मजबूती साबित होती है। अच्छा, तो संक्षेप में सवाल किसी फैशन या शोधकर्ता की सुविधा से नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बल्कि वास्तविक जरूरत से प्रेरित होना चाहिए। बिल्कुल नीड ड्रिवन होना चाहिए। ठीक है, अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो हमारे स्रोतों को देखते हुए खास तौर पर दिलचस्प लगता है। बताइए। क्या होता है जब शोध समस्या में आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली शामिल होती है? इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक शोध के ढांचे में फिट करना तो चुनौतीपूर्ण लगता होगा। हाँ, ये एक उभरता हुआ और महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल, जैसे कि सबसे पहले पारंपरिक ज्ञान मीमांसा, ट्रेडिशनल एपिस्टेमोलॉजी का सम्मान करना जरूरी है। आयुर्वेद सिर्फ लैब डेटा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ज्ञान के कई स्रोत मानता है। अच्छा, कौन कौन से? जैसे प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष अनुभूति या डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान यानी तर्क या इन्फरेंस, और युक्ति यानी तार्किक अनुप्रयोग या रैशनल एप्लीकेशन। शोधकर्ताओं को आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि इन अवधारणाओं को मापने योग्य चरों, मेजरेबल वेरिएबल्स में बदला जा सके। जैसे किसी व्यक्ति की आयुर्वेदिक प्रकृति या दोष को अध्ययन में एक चर के रूप में शामिल किया जा सकता है। दोष प्रोफाइल को वेरिएबल बनाना दिलचस्प। हाँ, दूसरी बड़ी चुनौती है मानकीकरण बनाम वैयक्तिकरण, स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस इंडिविजुअलाइजेशन। हाँ, ये तो सुना है। आयुर्वेदिक इलाज तो बहुत व्यक्तिगत होता है ना? बिल्कुल, आयुर्वेदिक इलाज अक्सर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार इंडिविजुअलाइज्ड होता है और जड़ी बूटियों के मिश्रण फॉर्मुलेशंस भी अलग-अलग हो सकते हैं, जबकि आधुनिक शोध मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड हस्तक्षेप पसंद करता है ताकि नतीजों की तुलना की जा सके। तो फिर इस चुनौती से कैसे निपटा जाए? क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका है कि शोध के लिए हस्तक्षेप को किसी हद तक मानकीकृत किया जाए, लेकिन साथ ही उसके समग्र होलिस्टिक प्रभावों को मापने के तरीके भी खोजे जाएं। अच्छा, बैलेंस बनाना। हाँ, जैसे एक जैसी दोष प्रोफाइल वाले लोगों के समूह में किसी एक मानकीकृत आयुर्वेदिक प्रक्रिया या फॉर्मूला का परीक्षण किया जा सकता है। कुछ स्रोत बताते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति को आयुर्वेदिक सिद्धांतों के साथ मिलाकर मानकीकृत लेकिन अनुकूलित उपचार बनाए जा सकते हैं जो दोनों प्रणालियों का लाभ उठाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड लेकिन टेलर्ड, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। तीसरा, नियामक मार्गदर्शन रेगुलेटरी गाइडेंस का पालन करना महत्वपूर्ण है। पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और भारत में आयुष मंत्रालय जैसे कि आयुष GCP दिशा निर्देश हमने बताए। हाँ, जैसे कि निकायों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन करने से शोध विश्वसनीय, क्रेडिबल बनता है और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लायक होता है। ये जरूरी है पब्लिकेशन के लिए। हाँ, चौथा, साक्ष्य संश्लेषण एविडेंस सिंथेसिस करते समय सिर्फ आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य ही नहीं बल्कि आयुर्वेद विशिष्ट साहित्य की भी समीक्षा करनी चाहिए। दोनों देखने होंगे। हाँ, परिणामों में पारंपरिक नैदानिक लक्ष्यों जैसे ब्लड प्रेशर के साथ साथ आयुर्वेदिक लक्ष्यों जैसे जीवन की गुणवत्ता या संतुलन के माप को भी शामिल करना चाहिए।
पायलट अध्ययन यानी छोटे पैमाने के शुरुआती अध्ययन यहाँ खास तौर पर उपयोगी हो सकते हैं। पायलट स्टडीज। ठीक है। और शायद सबसे जरूरी बात, एक सहयोगी अंतःविषय दृष्टिकोण, कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना, मतलब मिलजुल कर काम करना। हाँ, इसमें आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर, फार्माकोलॉजिस्ट, सांख्यिकीविद और पारंपरिक आयुर्वेदिक वैद्य सबको मिलकर काम करना चाहिए। यही सहयोग मानीकरण और व्यक्तिकरण जैसी चुनौतियों का हल निकालने में मदद कर सकता है। एक समीक्षा में इसी बात पर जोर दिया गया है कि सुरक्षित और प्रभावी एकीकरण के लिए सहयोग अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर ये प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शोध के मानकों के साथ सम्मानपूर्वक जोड़ने की बात है। बिल्कुल, सम्मानपूर्वक जोड़ना। जिसमें मौजूदा निर्देशों का पालन हो और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का सहयोग शामिल हो। ये वाकई एक नाजुक संतुलन है। हाँ, संतुलन साधना जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? एक अच्छी नैदानिक शोध समस्या की पहचान करना सिर्फ एक अच्छा सवाल पूछ लेना भर नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी तरह से व्यवस्थित और कठोर प्रक्रिया है, एक रिगरस सिस्टमैटिक प्रोसेस। इसमें मौजूदा सबूतों की गहरी समीक्षा करना, सवाल को स्पष्ट और केंद्रित बनाने के लिए पिको जैसे ढांचों का इस्तेमाल करना, फाइनर जैसे मानदंडों से उसके व्यावहारिकता और नैतिकता को परखना, और ये पक्का करने के लिए कि सवाल जमीनी हकीकत से जुड़ा है, हितधारकों से जुड़ना शामिल है। बिल्कुल सही कहा। और जैसा हमने देखा, जब आयुर्वेद जैसी पारंपरिक प्रणालियों को एकीकृत करने की बात आती है, तो सम्मानजनक सहयोग और स्थापित दिशा निर्देशों का पालन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। तभी ये सुनिश्चित हो सकता है कि शोध वैज्ञानिक रूप से कठोर भी हो और पारंपरिक ज्ञान के प्रति संवेदनशील भी। इस तरह हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों की ताकत का फायदा उठा सकते हैं। अंततः ये सारी मेहनत ये सुनिश्चित करने के लिए है कि हमारे शोध प्रयास सार्थक हों, कि वो प्रासंगिक हों, व्यवहार्य हों, नैतिक हों। हाँ, सार्थक हो। और उनमें वास्तव में ज्ञान बढ़ाने या मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने की क्षमता हो, ना कि वे सिर्फ संसाधनों की बर्बादी साबित हों। बिल्कुल, रिसर्च वेस्ट नहीं होना चाहिए। अंतिम विचार, इन सभी स्रोतों और प्रक्रियाओं पर विचार करने के बाद एक सवाल जरूर मन में उठता है। बताइए। क्या शोध प्रश्नों को तैयार करने की ये संरचित और कठोर प्रक्रिया, ये पीको, फाइनर, व्यवहार्यता जांच, कहीं अनजाने में उन गैर पारंपरिक, अनकन्वेंशनल या लीक से हटकर सोचे गए विचारों को तो नहीं छान देती? ये एक सोचने वाली बात है। जो शायद पारंपरिक सबूतों या व्यवहार्यता के पैमानों पर आसानी से खरे ना उतरते हों, लेकिन जिनमें किसी बड़ी अप्रत्याशित खोज, किसी ब्रेक थ्रू की संभावना छिपी हो सकती है। हाँ, क्या ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बना देती है हमें? क्या हम कुछ नया सोचने से हिचकते हैं? शायद इस पर सोचने के लिए कुछ है।